अब है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब होता है कि कितना परसेंटेज है किसी भी चीज का। ये आपका परसेंटेज कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है कि कौन सी चीज किस चीज से मिलके बनी। जैसे मैंने कहा कि Na2SO4 है, तो ये किस किस चीज से मिलके बना है? तो ये बना है सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन से मिलके। तो ये इसकी कंपोजिशन हो गई, यानी इस चीज से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो वो उसकी कंपोजिशन हो गई। ये समझ में आया? अब इसमें हमने परसेंटेज निकालना है। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि इसी को दे दिया, चलो कहेगा कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन इन Na2SO4। अब हम कैसे करेंगे इसको? परसेंटेज निकालनी है आपको सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन की इन Na2SO4 में। तो हम क्या करेंगे, देखो पहला स्टेप हमारा क्या होगा। स्टेप फर्स्ट, इसमें हमें मोलर मास निकालना है। किसका? जो कंपाउंड दिया हुआ है आपको, यानी Na2SO4 का। तो Na होता है 23, सल्फर होता है 32, ऑक्सीजन के 4 हैं। जितने एटम हैं उतने से मल्टीप्लाई करना है। देखो Na के 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सल्फर का 1 है तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन के 4 हैं तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 इंटू 4। तो 23 2 जा 46, 32 और 16 4 जा 64। इसको आप ऐड करोगे तो ये जाएगा 2 और ये 14, यानी 142 हो गया। तो टोटल जो आपके पास मोलर मास आएगा वो आएगा Na2SO4 का 142। अब मुझे निकालना है, अब स्टेप सेकंड है, किसका निकालना है पहले? चलो मैं निकाल रहा हूँ सोडियम का परसेंटेज। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो परसेंटेज का आपको पता है, वेट ऑफ सोडियम अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 100। परसेंटेज है तो पर 100। yes, अब सोडियम में हमने पूरा सोडियम लेना है। देखो सोडियम टोटल कितना हो गया, 2 इंटू 23 into 2, हाँ देखो 46 46 अपॉन upon 142 142 इंटू 100। into 100. तो इससे सोडियम की परसेंटेज निकल जाएगी। ठीक है, इतना आ जाएगा समझ में। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 4600 डिवाइडेड बाई 142 इज इक्वल टू हो जाएगा 32.39 परसेंटेज हो गई सोडियम की। अब मैं बोलूँगा सल्फर की परसेंटेज, तो फिर वही स्टेप होगा, वेट ऑफ सल्फर जिसकी परसेंटेज पूछी है उसे ऊपर रखना है, अपॉन वेट ऑफ जो कंपाउंड गिवन है उसका वेट पूरा नीचे रखना है, इनटू 100। यानी सल्फर कितना है यहाँ पे 32 अपॉन 142 इंटू 100। तो ये किसका निकल जाएगा? ये निकल जाएगा सल्फर का। यानी जिसका पूछा गया है उसे ऊपर रखना है वेट को। तो कितना आएगा, देखो इसका आएगा 22.53। तो ये है आपका परसेंटेज ऑफ सल्फर। और ऐसे ही किसका निकालेंगे हम? अगर ऑक्सीजन का निकालेंगे तो ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या होगी, देखो ऑक्सीजन के 4 हैं तो 4 इंटू 16, यानी टोटल वेट कितना ऑक्सीजन का, और अपॉन टोटल कंपाउंड का वेट इंटू 100। तो ये आ जाएगा आपके पास 6400 डिवाइडेड बाई 142, यानी 45.07। हम इसे दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं, उन दोनों की परसेंटेज को ऐड करेंगे और 100 से माइनस कर देंगे। तो कई बार बुक में परसेंटेज दी नहीं होती है। जैसे उसने कहा कि एक कंपाउंड है, इसमें कार्बन की परसेंटेज है 44%, हाइड्रोजन की परसेंटेज है 6 के आसपास, और रेस्ट इसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, तो
आगे के क्वेश्चन आते हैं कि इसका फॉर्मूला बताओ। तो कभी भी ध्यान रखना है कि टोटल किसी भी कंपाउंड का परसेंटेज 100 आएगा। 100 ही हो। हाँ, तो अगर ये 44 है और ये 6 है तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होगी? 50 होगी। वेरी गुड। तो 50%। तो हमने क्या करना है कि इसकी जो प्लस है वो जरूर देखना है, सबका प्लस 100 आना चाहिए। अगर नहीं आया 100 मतलब कोई कंपाउंड इसमें मिसिंग है। कई बार वो कहता है कि कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज है 44 एंड 6% है, तो बाकी ऑक्सीजन ही होगा क्योंकि ऑक्सीजन ही एटमॉस्फेयर में ज्यादा होता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर अभी बताऊंगा मैं आगे। और एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन C6H12O6, इसे कहते हैं ग्लूकोज। तो अब इसके लिए क्या करना है, देखो तो स्टेप फर्स्ट है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो कंपाउंड है इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। अब इसके लिए एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है और कार्बन के 6 एटम है तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 एटम है तो 6 से मल्टीप्लाई, प्लस इसके 12 एटम है तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके 6 एटम है ऑक्सीजन के तो 6 इंटू 16, इसे प्लस करोगे तो 180 आ जाएगा। अब स्टेप सेकंड है कि परसेंटेज निकालो। जैसे मैंने कार्बन परसेंटेज, तो वेट ऑफ कार्बन अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड पूरा इंटू 100। अब कार्बन में एक कार्बन नहीं लेना है, इस कंपाउंड में जितने कार्बन है उसको पूरा मल्टीप्लाई करके, यानी 12 इंटू 6 अपॉन 180 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा, 6 3 जा, 3 1 जा, 3 4 जा, तो ये हो जाएगा लगभग 40% के आसपास। तो ग्लूकोज में कार्बन 40% होगा, ऐसे निकाल लोगे। फिर मैंने कहा हाइड्रोजन की परसेंटेज बताओ, तो कैसे निकालेंगे? 12 इंटू 1, क्योंकि हाइड्रोजन के 12 हैं, टोटल 180 है इंटू 100। अब 4 3 जा 12, सॉरी 4 से तो नहीं जाएगा ये, पहले 2 से करते हैं, 2 6 2 9, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब इसको करो 3 1 जा, ये 3.33, तो जाएगा 3 2 जा 6.66%। तो ग्लूकोज में जो हाइड्रोजन है वो है लगभग 6.66%। अब ऑक्सीजन निकालने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला, ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकाल सकते हो आप? 100 माइनस पहले का था 40, दूसरे का था 66, 6.66 तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 34 के आसपास हो जाएगा, 34 के आसपास हो जाएगा। ठीक है। या दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि ऑक्सीजन की परसेंटेज इज इक्वल टू 16 into 6 हाँ 16 इंटू 6 अपॉन 6 upon 180 into 100 100 है ना, यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो कोई भी कंपाउंड, अब आप कहोगे मुझे तो कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है किसी भी चीज की, लेकिन एटॉमिक मास के टर्म्स में परसेंटेज निकालनी पड़ेगी आपको। तो निकाल लोगे आप किसी भी कंपाउंड की परसेंटेज? yes sir इसी को कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। अब इसके बेस पे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, और मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें आता है आपके पास इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आपके पास बुक है कोई साइड बुक? yes sir कोई साइड बुक है आपके पास? yes sir मॉडल ABC है हाँ, तो उसकी पिक मुझे खींचना है जिसमें क्वेश्चंस होंगे, फिर उसे सॉल्व करके देखना एक बार। ठीक है, okay sir मैं बोलूंगा कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने, फिर मुझे भेजना उसे।
देखो इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इससे हम इम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं। इम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ओवरऑल होता है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने कहा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, ग्लूकोज होता है C6H12O6, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स एक मोल में जितने प्रेजेंट होंगे वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कंपाउंड। जैसे इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो है 6, 12, 6। अब इसको 6 से डिवाइड कर दो, 1, 2, 1, तो इसका जो रेशियो आया C का 1, H का 2, O का 1, तो ये उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। यानी किसी भी कंपाउंड का सिंपलेस्ट फॉर्म इज कॉल्ड इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स जितने होंगे दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर मीन्स टोटल नंबर, जैसे कार्बन के 6 हैं तो 6 होंगे, हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं। लेकिन अगर मैंने कहा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ तो इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ constituent element of any compound is called empirical formula। ये समझ में आ गया दोनों आपको? यस सर। जैसे मैंने कहा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12, तो बताओ इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? CH2। CH2, वेरी गुड। अगर मैंने कहा H2O2 है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? HO। HO, वेरी गुड। तीसरा अगर मैंने कहा C5H10O25 है तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? CH2O5। हाँ, वेरी गुड। तो इससे आप दोनों को निकाल सकते हो। अब देखो इसको निकालने का तरीका क्या है यहाँ पे, तो इसमें हेडिंग है टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, देखो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला को निकालेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए आपको या तो परसेंटेज गिवन होगी, और अगर परसेंटेज गिवन नहीं होगी तो आपको उसी मेथड से निकालना है जैसे अभी मैंने निकाला था परसेंटेज। परसेंटेज में कई बार क्या होता है आपको वैल्यूज दे देते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई कंपाउंड है CH और O से मिलके बना है, अब उसमें कार्बन है 10 ग्राम, हाइड्रोजन है 2 ग्राम, ऑक्सीजन है 16 ग्राम, ठीक है। तो अब जब अगर आपको वैल्यूज दे दिए उसने, तो इस वैल्यूज से आपको परसेंटेज निकालनी है। जरूरी नहीं है कि अब वो वैल्यूज होगी, हो सकता है ये वाली दी हो। तो अब इसमें कैसे निकालोगे कार्बन की परसेंटेज, तो वेट ऑफ कार्बन अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। अब कार्बन का वेट कितना है 10 ग्राम, 10। और टोटल कितना हो जाएगा 10 + 2 12 और प्लस 16, 10 + 2 + 16 यानी कितना हो गया 28 इंटू 100। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे परसेंटेज निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में ग्राम में गिवन है तो इस तरीके से निकलेगा। ऐसे हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालोगे तो 2 ग्राम है अपॉन 28 इंटू 100, इससे हाइड्रोजन की परसेंटेज निकल जाएगी। अगर ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है 16/28 इंटू 100, तो इस ऐसे भी निकाल सकते हो आप अगर गिवन होगा आपके पास कोई मास, और अगर गिवन नहीं होगा तो आपने एटॉमिक मास के टर्म्स में निकालना है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। अब देखो इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि अब हमें किसी भी कंपाउंड का इंपिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालना है, उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। स्टेप है पहले इंपिरिकल फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंपिरिकल फॉर्मूला।
पहला किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिख दो। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, पहले नाम ही लिख दो, चलो उसका नेम लिखो। एलिमेंट कौन सा है? एलिमेंट है जैसे कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन और तीसरा है ऑक्सीजन। तो पहले उसके नाम लिख दो। नाम के बाद हम क्या करेंगे, उसका सिंबल लिखेंगे। सिंबल होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन होगी आपको, तो ये परसेंटेज जो आपको गिवन है, नहीं है तो मैंने आपको जो मेथड बताया है उससे आपको निकालना पड़ेगा। तो परसेंटेज गिवन है, सपोज करो 40.684, दूसरे की है 5.085 और तीसरा है 54.288। इसका सम करके ध्यान रखना 100 आना चाहिए। अगर 100 नहीं आ रहा है, कम है, तो इसका मतलब इसमें कोई और कंपोनेंट भी प्रेजेंट है। अब इसके बाद है इसका एटॉमिक मास। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का होता है 16। अब हम क्या करते हैं, परसेंटेज को डिवाइड करते हैं एटॉमिक मास से। जितना उसका परसेंटेज है गिवन वेट अपॉन एटॉमिक मास, तो ये मोल के इक्विवेलेंट आ जाता है लगभग। तो ये कितना होगा, देखो परसेंटेज है 40.684 अपॉन 12, दूसरा है 5.085 अपॉन 1, तीसरा है 54.228 अपॉन 16। तो पहले को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3.39, दूसरे को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5.085 और तीसरे को डिवाइड करेंगे तो 3.39। अब क्या होगा देखो, मोल के बाद आपने क्या करना है, अब यहां से आपको देखना है इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, यानी इसे किस में निकालना है, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो में। सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो, तो रेशियो निकालने के लिए हम जो सबसे छोटी वैल्यू है, अब 3.39 5 है, 3 है, तो 3.39 क्या है इसमें, सिंपलेस्ट है। ध्यान रखना सबसे छोटी वैल्यू कौन सी इसमें, ये है आपकी 3.39। तो उससे दोनों को डिवाइड कर दो, सबको डिवाइड कर दो। 5.085 अपॉन 3.39, फिर 3.39 अपॉन 3.39। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर 1, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.5 के आसपास, इसे करेंगे तो 1। अब ये होल नंबर में, अगर होल नंबर में आ गया तो ठीक है, और अगर होल नंबर में नहीं आया तो आपको अब इससे होल नंबर में लाना है। अब है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब देखो 1 है, 1.5 पे 1 है, तो 1.5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि होल नंबर में आ जाए, बताओ? 2 से। 2 से, वेरी गुड। तो सबको उतने से मल्टीप्लाई करना है, जिस वैल्यू से एक को मल्टीप्लाई करना है जिससे होल नंबर में आ जाएगा, ऐसे सबको उसी से करना है। 2 1 जा 2, 2 इंटू 1.5 यानी 3, और 2 इंटू 1 मीन्स 2। तो इसका मतलब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हुआ, C के 2 हैं, H के 3 हैं और ऑक्सीजन का 2 है, तो ये हो गया C2H3O2। ये इंपेरिकल फॉर्मूला है इस कंपाउंड का। क्लियर है? यस सर। तो इस तरीके से आपको पहले इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। अब इंपेरिकल फॉर्मूला के बाद हम बताएंगे कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालना है। ठीक है, इसमें कोई डाउट? सबसे पहले आपको एलिमेंट का नाम लिखना है, फिर उसका सिंबल लिखना है। सिंबल के बाद परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होता है, परसेंटेज लिखो। फिर एटॉमिक मास भी गिवन होता है, इसे लिखना है। फिर मोल्स निकालना है, यानी परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास गिवन वेट अपॉन एटॉमिक मास, इससे मोल निकलेगा। जो वैल्यू आएगी इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उससे तीनों को डिवाइड कर दो। तीनों को डिवाइड करने के बाद अगर ये होल नंबर में आ जाता है तो यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे, और अगर होल नंबर में नहीं आता है तो फिर हम देखेंगे कि जो सबसे छोटी वैल्यू, जो पॉइंट वाली वैल्यू है, उसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि होल नंबर में आ जाए।
उसी से हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ज्यादातर ये ध्यान रखना कि अगर सपोज करो 2.97 के आसपास आ रहा है तो उसे अप्रोक्सीमेट 3 मान लेते हैं। किसको चेंज करना है? 1.5 को, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 1.33 आता है लास्ट में तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे लगभग, तो होल नंबर में आ जाता है। या 1.25 होगा तो उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होल नंबर में आ जाएगा। इसी चीज का ध्यान रखना है बस कि अप्रोक्सीमेट में भी आ जाएगा तो चल जाएगा। तो ये समझ में आया आपको इंपेरिकल फॉर्मूला? यस सर। अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालना है। टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मोलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला की पावर n, या फिर सॉरी होल ट्वाइस n, या फिर n इंटू किसी बुक में ऐसे लिखा होता है, एक ही बात है। ठीक है, n क्या है यहाँ पे देखो, n निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास, इसको डिवाइड कर देंगे, इससे n की वैल्यू आएगी और इस n की वैल्यू को आप यहां रखोगे। जैसे अभी हमने फॉर्मूला निकाला था C3 क्या था वो, C2S3 C2S3O2। ठीक है, तो अब हम इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे। इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकलेगा? देखो, इंपेरिकल फॉर्मूला से निकालना है उसका मास। जैसे कार्बन के 2 हो गए 2 इंटू 12, हाइड्रोजन के 3 हो गए तो 1 इंटू 3, ऑक्सीजन के 2 हो गए तो 2 इंटू 16, यानी 24 प्लस 3 प्लस 32, तो हो जाएगा 9 और 3 प्लस 2 5, 59 हो गया। तो 59 क्या हो गया? इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास हो गया। ठीक है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास हो गया। अब वो कहेगा, आपको क्वेश्चन में देगा कि अगर इसका जो मोलर मास है वो है 118, तो बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखो पहले हमने क्या निकाला, इंपेरिकल फॉर्मूला मास पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में हमें क्या देखना है, क्वेश्चन में आपको मोलर मास गिवन होगा, वो दे दिया 118। कई बार मोलर मास को नहीं देता है वो, उसकी जगह पे देता है वेपर प्रेशर। ध्यान रखना कि मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर प्रेशर। जितना भी वेपर प्रेशर दिया होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी उसका मोलर मास हो जाता है। अब तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है, एन की वैल्यू निकाल लिया, मोलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास है 118 और इंपेरिकल फॉर्मूला मास है 59। इसको डिवाइड करेंगे, 2 आंसर आ गया। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला 2 इंटू C2S3O2। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 यानी C के 4, 2 3 जा 6 यानी हाइड्रोजन 6 और और 4। ऑक्सीजन का 4। ठीक है, तो ये कर सकते हो आप ऐसे क्वेश्चन को, यस सर। इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके, उसमें बुक में भी है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला और मोलर मास कैसे निकालेंगे हम लोग, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, इसको हटा देता हूं मैं। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ये है कि एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन का और ऑक्सीजन इन दोनों का रेशियो है, परसेंटेज है 50-50% है दोनों का। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, जबकि इसका जो मोलर मास दिया हुआ है
मोलर मास। मोलर मास इज इक्वल टू दिया हुआ है 290। तो हम कैसे निकालेंगे हम इसे? मोलर मास है 290 और परसेंटेज दी है, बस क्वेश्चन में यही दिया होता है, बाकी नहीं दिया होता। देखो सी और ओ की परसेंटेज है 50-50 और मोलर मास दे दिया 290 और बोलेगा इंपेरिकल फॉर्मूला भी निकालो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालो। तो आपको मैं अब स्टेप वाइज बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या लिखना है? एलिमेंट का नाम लिखना है। जैसे पहला है कार्बन, दूसरा है ऑक्सीजन, उसके बाद उसका सिंबल लिखना है। सिंबल में क्या होगा? कार्बन के लिए सी, ऑक्सीजन के लिए ओ। उसके बाद उसका परसेंटेज लिख दो, 50%, 50%। फोर्थ स्टेप में हमने क्या लिखना था? एटॉमिक मास कितना होता है इसका? 12, इसका 16। फिफ्थ स्टेप में क्या करते हैं हम? परसेंटेज को डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से, तो कितना हो जाएगा? परसेंटेज है 50 और डिवाइडेड बाय 12, ये है 50 डिवाइडेड बाय 16। इसका आंसर आएगा पहले का 4.166 और दूसरे का आएगा 3.125। अब इन दोनों में से देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है हमने। सिंपलेस्ट के लिए क्या करेंगे कि इन दोनों में से कम वैल्यू किसकी है? जैसे ये है और ये है, तो इसमें कम वैल्यू ये वाली है, तो इससे दोनों को डिवाइड करना है। बस ये स्टेप थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे। इन दोनों से इसको डिवाइड कर दो, 3.125 अपॉन 4.165। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो लगभग आंसर आएगा 1.33 और इसको आएगा 1, क्योंकि ये तो सेम है 3.125। तो अब ये तो सेम रहेगा, ये अलग है। अब बताओ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इसे कि सिंपलेस्ट होल नंबर में आ जाए? बताओ। आइडिया है कुछ? तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। अभी आपको क्या सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1.33 है तो 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि 3 1 जा 3 और एक यहाँ से हो जाएगा 4 और ये 3 1 जा 3। यानी इसका यस सर। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? C4O3। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब इसके आगे बढ़ जाते हैं। देखो C4O3 के बाद अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? स्टेप में सबसे पहले हमें इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। इंपेरिकल फॉर्मूला मास C4O3, यानी C का होता है 12 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 16, तो ये हो गया 48 प्लस 16, 3 जा 48। ठीक है, 8 प्लस 8 16 और ये 96 हो गया। अब दूसरे स्टेप में आपको क्या दिया हुआ है? स्टेप सेकंड में आपको मोलर मास क्वेश्चन में दिया हुआ है 290। स्टेप थर्ड में हमने क्या करना है? एन की वैल्यू निकालनी। एन इज इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला मास, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर अपॉन अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, ये हो जाएगा 290 अपॉन 96। 96। तो 9 3 जा 27 होता है, क्योंकि ये तो होल नंबर में आएगा, तो अप्रोक्सीमेट 3 आ जाएगा। अब स्टेप 4 में क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई कर देंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, और एन की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पे 3 इंटू C4O3। कितना आ जाएगा आंसर? सर C12 C12 O9। O9। वेरी गुड। तो ये है आपका आंसर निकालने का तरीका। इतने जितने भी आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए है, वो इसी मेथड से होगा आपके पास। कोई डाउट है इसमें? नो सर।
ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये भी कंप्लीट हो गया टॉपिक आपके पास। इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं आपसे। तो अब नेक्स्ट आता है आपके पास मोल कॉन्सेप्ट। एक होता है मोल कॉन्सेप्ट के ही पॉइंट है, और एक स्टेप है आपके पास कंसंट्रेशन वाला। बाकी लगभग आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है, लेकिन दो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें बचे हुए हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये डीप में बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा बोर्ड लेवल से हाई लेवल में चलेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है और सही भी है। ये इसे कहते हैं स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जो कोई भी चीज होगी आपके पास, अगर आपने कोई रिएक्शन लिखी तो उसके बीच में ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेगा। क्वांटिटेटिव का मतलब समझते हो ना? क्वांटिटी के बेस पे, ठीक है। Yes, sir. ये क्या करेगा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में क्या करेगा? ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेगा। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने कहा H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। अगर हाइड्रोजन 100 ग्राम है हमारे पास, तो कितना वाटर बन सकता है? ये इसे कहते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। या ऑक्सीजन मेरे पास 50 ग्राम है, तो इससे वाटर कितना बन जाएगा? तो ये रिलेशनशिप होता है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसको स्टैब्लिश करता है, इसके बारे में बताता है ये स्टोइचियोमेट्री। इसके किसके बीच में? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेगा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या क्या चीज ध्यान रखनी है? रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है इसके लिए? रिक्वायर्ड कंडीशन, पहला वी नो इक्वेशन। इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे हम लोग, और इसमें हाइड्रोजन 50 ग्राम है, तो ऑक्सीजन कितना चाहिए? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन करवाई हमने, तो कई बार रिएक्शन नहीं देगा आपको, तो ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये वाटर बनाता है। इसको बैलेंस करना है हमने। तो सेकेंड स्टेप यही है कि इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। विदाउट बैलेंस हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। मस्ट बी बैलेंस्ड। दो चीज हमें पता होनी चाहिए। अगर इक्वेशन दी है उसने तब तो दिक्कत ही नहीं है, अगर इक्वेशन नहीं दी है तो आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए कि इक्वेशन है क्या इसकी। कुछ ही चीजें होती उन्हीं में से आता है, तो वो चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। यहां तक Yes, sir. तो इसके मेन पॉइंट क्या क्या हैं? देखो मेन पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये है कि अगर आपको एक रिएक्टेंट की क्वांटिटी दी है, वन रिएक्टेंट है जो ये आपके पास नोन है। नोन का मतलब इसकी आपको क्वांटिटी गिवन होगी, इसकी आपको क्वांटिटी क्या है? गिवन है, तो उसे हम नोन कह देते हैं। तो इस गिवन क्वांटिटी की हेल्प से हम क्या करेंगे? जो अदर रिएक्टेंट है उसकी क्वांटिटी को हम कैलकुलेट करेंगे। इसकी क्वांटिटी हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला काम हमें ये ध्यान रखना है इसमें, इस क्वेश्चन में ऐसा आएगा। जो दूसरी बात है कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू Is equal to टोटल, total mass of product. हाँ, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये चीज को हमने इसमें ध्यान रखना है कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा और प्रोडक्ट का मास होगा वो इक्वल होगा, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो करेगा।
तीसरी चीज हमें क्या ध्यान रखनी है इसमें, तीसरी चीज हमें ध्यान रखनी है कि ये फॉलो करता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन या डेफिनेट प्रोपोर्शनल को, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल, जो सेकंड वाला है हमारे पास, प्रोपोर्शन या ये फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस बेस पे अगर हम क्वेश्चन आंसर करते हैं तो ये हमारे सारी चीज क्या होंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब इसके मैं टाइप्स आपको बताता हूँ, टाइप्स इसको हम 4 तरीके से निकालते हैं। ये डीप में बता रहा हूं मैं आपको। पहला है इसमें मास एनालिसिस, सेकंड आता है इसमें मास वॉल्यूम एनालिसिस, तीसरा इसमें आता है मोल मोल, मोल और फोर्थ इसमें आता है वॉल्यूम वॉल्यूम एंड वॉल्यूम। एनालिसिस। ठीक है, तो 4 पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट, फर्स्ट है मास एनालिसिस, यानी एक का मास दिया होगा और दूसरे का मास आपसे पूछा होगा। अब एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूं आपको। इसमें एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और ये बना देता है अमोनिया। तो इसे बैलेंस करनी है आपको कि N2 प्लस H2 गिव्स NH3। अब इसमें N के 2 हैं, इसके 1 है, तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ 3 2 जा 6 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, ये बैलेंस हो गई। अब क्वेश्चन में क्या देगा आपको, क्वेश्चन में देगा कि वेट ऑफ नाइट्रोजन, सपोज करो वेट ऑफ नाइट्रोजन 100 ग्राम है। अब बताओ कि वेट ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा और वेट ऑफ अमोनिया क्या होगा। दो चीज का वेट पूछ लिया। हाइड्रोजन नाइट्रोजन मैंने 100 ग्राम दी है, तो बताओ कितने ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइंड होगी वो और कितना अमोनिया फॉर्म होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन। हाँ, तो इसको टाइम हो रहा है, आप रिज्वाइन करो फिर से दोबारा। ओके सर।